Bismillahirrahmanirrahim. Students, in today's lecture, we are going to study what are the basic factors that influence the change in interest rate. What is the interest rate? Interest rate is basically the return you are going to have on your investment. इंटरेस्ट रेट जो भी रेट आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर रिसीव होता है उसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं. अब आपको वो ईयरली रिसीव हो रहा हो, हाफ ईयरली रिसीव हो रहा हो, क्वार्टरली रिसीव हो रहा हो, जो रिटर्न आपको रिसीव होगा फॉर द गिवन ईयर वो आपका इंटरेस्ट रेट होगा. अब हम डिस्कस करते हैं कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि इस इंटरेस्ट रेट के चेंजेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं. उसमें सबसे पहली चीज़ जो कंसिडर करने की दैट इज़ द एसेट. एसेट क्या है जिस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव होना है. इट्स मीन द इन्वेस्टमेंट यू आर गोइंग टू हैव, वो एसेट होगा. कोई भी चीज़ जो आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रही होगी या आपकी वेलबींग में इम्प्रूवमेंट लेकर आ रही होगी, आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर रही होगी, वो आपका एसेट होगा. नॉर्मली अकाउंटिंग टर्म्स में हम एसेट कहते हैं कैश फॉर्म में जो हमारे पास चीज़ अवेलेबल हो, या फिर हमारे पास बिल्डिंग की फॉर्म में है, या फिर हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, या जो भी चीज़ हमारी वेल्थ में इंक्रीज या वेल्थ में मेजर रोल प्ले कर रही हो, वेल्थ में एडिशन क्रिएट कर रही हो, वो एसेट कहलाता है. अब देयर आर डिफरेंट थिंग्स और द डिटर्मिनेंट्स दैट अफेक्ट द एसेट डिमांड. एसेट की डिमांड क्या होगी? हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड टू हैव दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. अब वो इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में हो, आपके शेयर्स परचेज करने के इंटेंडेड हो, या फिर आप बॉन्ड्स परचेज करना चाह रहे हो, या आप बिल्डिंग को या आप होम परचेज करने जा रहे हो, कोई भी चीज़ जो जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो वो आपके एसेट डिमांड की तरफ मूव करना शुरू कर देगी. अब वो कौन से डिटर्मिनेंट्स होंगे या फैक्टर्स होंगे जो कि एसेट डिमांड को चेंज कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इन्फ्लुएंस कैन बी इन पॉजिटिव टर्म्स और इन नेगेटिव टर्म्स. मीन्स कि उसका इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है आपके डिमांड पर, और उसका इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है. आपका डिटर्मिनेंट और आपका एसेट डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा? जब आपके डिमांड और आपका डिटर्मिनेंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा? जब आपका एसेट डिमांड और डिटर्मिनेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. अब हमने कहा कि एसेट कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो कि हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो, स्टॉक फॉर्म में है, लैंड है, हाउस है, फॉर्म इक्विपमेंट है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी हो, फैक्ट्री हो, कोई भी ऐसी चीज़ है वो एसेट होगी. और हम उस एसेट के डिटर्मिनेंट्स किन को कंसिडर करें? फर्स्ट पर वेल्थ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, रिस्क है, एंड लिक्विडिटी है. These are the four determinants that can influence the change in the asset demand. Now let's discuss what is the change, how the change is created in asset demand through the wealth inculcation. So very first thing which we are going to consider is the wealth. Wealth basically क्या होती है? वेल्थ आपकी करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, आपकी वेलबींग क्या है, आपकी परचेजिंग पावर क्या है. वेल्थ नॉर्मली डिपेक्ट किस चीज़ को कर रही होती है कि आप कितना ज़्यादा जो है अर्न कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है और आपकी परचेजिंग पावर कितनी है. अब जब भी वेल्थ में चेंज आएगा, देयर इज एन इंक्रीज इन द वेल्थ, ऑफ कोर्स देयर इज एन इंक्रीज इन द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यू to have the investment, or there is an increase in your purchasing power. Say for example, currently you are earning rupees 50,000 per month. ठीक है, तो अब आपकी वेल्थ कितनी है? 50,000 की. अब आप उसमें से कुछ सेविंग्स कर रहे हो, कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हो, और उसके बाद आपका कंजम्पशन लेवल डिस्क्राइब हो जाता है और आपका टोटल 50,000 की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है. अब हमने ये कहा कि इस महीने से नेक्स्ट मंथ से आपकी सैलरी में इंक्रीज आ जाएगा और आपकी सैलरी 50,000 से इंक्रीज होकर 55,000 पर चली जाएगी. ठीक है, नाउ देयर इज ए चेंज इन द वेल्थ. ठीक है, अब पहले 50,000 था और अब 55,000 हो गया. इट मीन्स कि अगर पहले आप 50,000 में से 30,000 और 35,000 एक्सपेंसेस कर रहे थे और 15,000 आप सेव कर रहे थे, नाउ यू हैव इंक्रीज द लिमिट ऑफ योर सेविंग्स, और अब आप 35,000 के एक्सपेंसेस के बाद 20,000 की सेविंग्स कर सकते हो. रीजन बीइंग दैट देयर इज एन इंक्रीज इन योर वेल्थ. अब जब चेंज आया आपकी सेविंग्स में,
ठीक है, आपकी सेविंग्स में चेंज आ गया क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर या आपकी वेल्थ में इंक्रीज आया, तो आपके इन्वेस्टमेंट के का इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। अब आपने कहा, पहले आपने कहा कि आप सेविंग्स कर रहे थे, अब आपके पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अवेलेबल है, सो दैट यू कैन हैव द गुड अपॉर्चुनिटी टू हैव द इन्वेस्टमेंट। अब आपने जब इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करना है, तो इसका मतलब इंक्रीज इन वेल्थ हैज़ इंक्रीज द डिमांड ऑफ व्हाट, एसेट। एंड व्हाट इज द एसेट, योर इन्वेस्टमेंट, जिसमें जो कि आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। अब वो एसेट जो है वो स्टॉक्स की फॉर्म में हो, शेयर्स की फॉर्म में हो, या फिर आप कोई भी हाउस इंस्टॉलमेंट्स पर परचेज करना शुरू कर दो या इंटरेस्टेड हो। तो इंक्रीज इन योर वेल्थ हैज क्रिएटेड अ चेंज और एन इंक्रीज इन योर एसेट डिमांड। So what we have resulted from this, that holding everything constant, कि हमने और बाकी ceteris paribus को follow करते हुए बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो constant रखी हैं, और फिर हमने कहा that an increase in wealth raises the quantity demanded of an asset। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एसेट है, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही आपकी वेल्थ में इंक्रीज आएगा, जैसे ही आपकी परचेजिंग पावर में इंक्रीज आएगा, एसेट डिमांड में भी इंक्रीज आ जाएगा। सो द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ एसेट डिमांड इज द वेल्थ, जो कि इंक्रीज, वेल्थ में इंक्रीज होने से आपका एसेट जो है डिमांड भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ द अदर फैक्टर इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब आपके पास डिफरेंस है दो चीज़ों में, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द इंटरेस्ट और द रिटर्न यू आर गोइंग टू हैव फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड। से फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स, और आपके पास बॉन्ड जो है वो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी का अवेलेबल है। अब आपके पास 10 ईयर्स का बॉन्ड अवेलेबल है। आपने कहा आप इंटरेस्ट रेट जो है उस बॉन्ड पर फर्स्ट ईयर के लिए डिफरेंट है, सेकेंड ईयर के लिए डिफरेंट है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन फॉर द 10th ईयर। अब हमारे पास इंटरेस्ट रेट फॉर द पर्टिकुलर year 1 is 10%, whereas for the second year interest rate is 5%. It means that the return which we are going to have on our investment or the particular bond is not going to be the 10%, क्योंकि पहले 10% फर्स्ट ईयर में था और फिर 5% हो गया। अब हो सकता है अगले साल में 12% हो जाए, फिर 15% हो, फिर 7% पे चला जाए। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट जो, तो वो रेट हुआ जो आपको हर साल रिसीव हो रहा होगा, जो कि डिफरेंट होता जाएगा। और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो आपका वेटेड एवरेज होगी उन तमाम इंटरेस्ट रेट की जो आप पूरे ड्यूरेशन में रिसीव करोगे फॉर दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द रिटर्न। वो वेटेड एवरेज मेथड कैसे होता है कि आपने कहा कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी, जितने भी पॉसिबल रिटर्न्स होंगे उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसका जो एवरेज होगा वो आपका जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। से फॉर एग्जांपल कि आपने एक डिसीजन करना है, आपके पास दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आपके पास एक जो है वो यूनिलीवर का स्टॉक परचेज कर सकते हो, और एक आप कर सकते हो एफएफसी का स्टॉक परचेज कर सकते हो। एंड नाउ से फॉर एग्जांपल जो आपका यूनिलीवर का स्टॉक है वो आपको 15% हाफ टाइम में और फिर 5% जो है वो अदर हाफ में से, कि 2 साल का की इन्वेस्टमेंट है, पहले साल में आपको 15% का रिटर्न देगी और दूसरे साल में आपको 5% का रिटर्न देगी। ठीक है, सिमिलरली एफएफसी की इन्वेस्टमेंट 2 साल में 10% ईच ईयर पे करेगी। तो अब आपका रिटर्न फॉर यूनिलीवर एंड फॉर एफएफसी, अगर आप वेटेड एवरेज देखो तो दोनों की सेम है, वो 10% दोनों साल देगी तो 10% हो जाएगा एवरेज निकालोगे तो। और इसी तरह यूनिलीवर का 15% और 5% को ऐड करके 2 पे डिवाइड करोगे तो भी 10% आ जाएगा। इसका मतलब है यूनिलीवर और एफएफसी आर गोइंग टू हैव द सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न बट द डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स, और इंटरेस्ट रेट के डिफरेंट होने की वजह से रिस्क एसोसिएटेड विद दैट रिटर्न चेंज हो गया। अब आपका एक जो है स्टॉक एक साल में 15% दे रहा है हायर रिटर्न, और अगले साल में वो 5% के लोएस्ट रिटर्न पर चला जाए, तो इसका मतलब है कि आपका रिस्क जो है वो यूनिलीवर के इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा है जबकि एफएफसी के साथ कम है। तो बीइंग द रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, आप इंटरेस्टेड हो गए कि आप एफएफसी का परचेज कर लो और यूनिलीवर का नहीं परचेज करो, जबकि अगर आप रिटर्न के पर्सपेक्टिव में देखो तो दोनों का रिटर्न सेम आ रहा है। तो देयर इज अ difference between the interest rate you are going to have on your investment
and the expected return which you are going to have on your investment. और expected return क्या होता है? weighted average of all possible returns you are going to have on your investment. ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है कि आपने कहा कि जो पॉसिबिलिटीज हैं या प्रोबेबिलिटीज हैं आपने एसोसिएट कर दी उस रिटर्न के साथ. ठीक है, अब हमने कहा था कि यूनिलीवर का रिटर्न है और यूनिलीवर का रिटर्न पहले साल में 15% देगा और दूसरे साल में कितना देगा? 5% का. तो फॉर द फर्स्ट ईयर द रिटर्न इज 15%. वी विल मल्टीप्लाई इट बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एसोसिएटेड रिटर्न. तो हमने ये कहा कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसका 0.5% जो है वो 15% देगा हाफ टाइम. इसका मतलब है 0.50 प्रोबेबिलिटी होगी और हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 15% के साथ. प्लस हमने ऐड किया जब हमारे पास सेकेंड रिटर्न आया, डेट इज वी आर गोइंग टू हैव 5%. तो हमने प्रोबेबिलिटी क्या एसोसिएट की कि 15% रिसीव होगा और 50% हमें 5% रिसीव होगा. तो हम फिर 0.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5% के साथ. तो हमारा टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है कैलकुलेट हो जाएगा फॉर द यूनिलीवर. अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं कि हमने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है, अब उसमें अगर दो पॉसिबिलिटीज हैं तो दोनों, इफ फॉर एग्जांपल दोनों 50-50% पर हैं तो 0.50 हो जाएगा. से फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 10 पॉसिबिलिटीज हैं और 10 पॉसिबिलिटीज में से 10 की 10 10% वेटेज रखती हैं इन द प्रोबेबिलिटी. तो हमने वन प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए ईच पॉसिबल प्रोबेबिलिटी विल बी 0.10. तो 0.10 प्लस 0.10 टिल द 10th. तो हमारे पास सम जो है वो कितने के इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा. तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके पॉसिबल रिटर्न के साथ. और कब तक कैलकुलेट करते हैं? जितने नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमने उसको कैलकुलेट करना होता है. तो इसका मतलब वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है, जो कि हम वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, हम हमारी probability of the return is multiplied by the possible return associated with that probability. So the resultant value हमने क्या इसमें से extract की है? That is the increase in the expected return will raise the quantity demanded of the asset. कि जैसे ही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीज करेगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. अब हमने कहा कि से फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं सो दैट वी कैन हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग. What is the expected return on the ExxonMobil bond if the return is 12% 2/3 of the time and 8% 1/3 of the time? अब हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए दो तीन चीजें हैं जो हम इस टू लाइन स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट करेंगे. सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये कि हमने एक्सन मोबाइल बॉन्ड के रिटर्न्स को कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करना है. और एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो रिटर्न्स जो हैं वो गिवन है. पहला रिटर्न कौन से? 12% का, एंड द सेकेंड रिटर्न इज 8%. अब जो 12% का रिटर्न है और जो 8% का रिटर्न है उसके साथ हमें अटैच्ड प्रोबेबिलिटी को भी कैलकुलेट करना है. तो हमने प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किस तरीके से करना है? उसने हमें कहा कि रिटर्न ऑफ 12% इज 2/3 ऑफ द टाइम. इसका मतलब अगर आपके पास टोटल 1 टाइम है, जो भी पर्टिकुलर टाइम गिवन है उसके 3 पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें और उनमें से 2/3 जो है यानी 2 पार्ट्स जो है वो 12% रिसीव होगा, जबकि 1/3 जो है वो 8% रिसीव होगा. ठीक है, अगर इसको सिंपल टर्म्स में डिस्कस करें तो इसका मतलब ये हुआ कि 70% और 30% या 67% और 33% का वेटेज जो है वो इसने इनको इन रिटर्न्स को दे दिया. अब हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करना है तो हमने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट रिटर्न प्लस सेकेंड प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड रिटर्न. अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 क्या है? Probability of occurrence of return 1 and which is 2/3 of the time. और 2/3 of the time means that 0.67%. इसका मतलब 67% का जो probability है that is associated with the 12% return.
इसी तरीके से रिटर्न R1 इज द रिटर्न इन स्टेट 1 एंड विच इज 12%. उसके बाद आ गया probability 2 और probability of occurrence of return 2 which is 1/3 of the time. Here we have given 1/3 of the time और 1/3 is the 33%. इसका मतलब है occurrence की इस 8% के रिटर्न के probability जो है वो 33% की है और second return कितना है 8% का. We have placed all these values in our given equation. Probability 1 is 0.67. We have multiplied it by the possible return associated with that probability, which is 12% or 0.12, plus probability second occurrence return की 0.33 or the 33%, multiplied by the return that is associated with that probability 2, which is 8% or the 0.08, and we have the resultant value of 0.1068, which is equal to 10.68%. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सन मोबाइल बॉन्ड जो कि हमें फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट टर्म में 12% का रिटर्न दे रहा था और सेकेंड टर्म में 8% का रिटर्न दे रहा था, इंटरेस्ट रेट था उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 10.68%. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न. अब हमने एक्सट्रैक्ट क्या किया इस एग्जाम्पल से, दैट वी हैव एक्सट्रैक्टेड दैट होल्डिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एन अल्टरनेटिव एसेट जो है वो इंक्रीज करता है तो हमारा डिजायर टू परचेज दैट पर्टिकुलर जो है एसेट उसकी डिमांड को वो इंक्रीज कर देगा. और अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं. पहला रीजन तो ये कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द एक्सेल बॉन्ड जो है वो राइज कर जाए, जबकि ऑल अदर जो हैं रिटर्न्स अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल हों उन तमाम के रिटर्न्स जो हैं उनको कोई इफेक्ट ना हो. ठीक है, मतलब आपका एक्सन का रिटर्न इंक्रीज कर जाए और जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके रिटर्न्स को कोई फर्क ना पड़े. दूसरी चीज ये है कि आपका एक्सन का रिटर्न जो है वो अनचेंज रहे लेकिन जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उनके रिटर्न्स डिक्रीज हो जाए तो भी आपके एक्सन के डिमांड में इंक्रीज आएगा. ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये हुई ना कि एक्सन का रिटर्न इंक्रीज हुआ और बाकियों का रिटर्न इंक्रीज नहीं हुआ तो आप इंटरेस्टेड हुए कि आप एक्सन में इन्वेस्ट करोगे. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक्सन के रिटर्न में चेंज नहीं आया लेकिन जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल थे उनका रिटर्न डिक्रीज हो गया और उनके रिटर्न के डिक्रीज होने की वजह से आपने एक्सन में इन्वेस्टमेंट को फेवरेबल समझा. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न की थ्योरी क्या हुई कि जैसे ही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस और द अपॉर्चुनिटी इंक्रीजेस एज say the demand of that particular asset also increases.